तो पर्यावरणविद जो है मेरे गांव के पास जो खाला कभी भी दरक जाता है, मेरे गांव को बचाने क्यों नहीं आते हैं भाई? हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू, मैं रिपीट करूंगा और बार बार इस लाइन को रिपीट करने वाला हूँ। हिमालय के लोग आदिवासियों जैसा जीवन जिए। हिमालय के लोग क्या करें? सल्फास खा लें क्या? मतलब जान दे दें, नस नुस काट लें क्या हिमालय के लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रॉनिक डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी टर्म्स लोगों ने सीख लिए हैं, मतलब घर गांव के लोगों को भी सिखा दी है। मेरे गांव जाओ ना भाई, वहाँ पहाड़ दरक रहा है, मेरे गांव को कहीं विस्थापित करने की मांग करो। लेकिन क्या जोशीमठ ही त्रासदी के कगार पर खड़ा है? भटवाड़ी से लेकर के गैरसैंण, नैनीताल, कई सारी ऐसी जगह हैं जो दरक रही हैं। मैं 98 अपने गांव की बात करूं तो 98 में हमारा पूरा गांव बैठ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। शिवलिंग को लेकर के भी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही, तो ये तो धूर्तता है ना। मुझे बोलनी पड़ रही ये बातें क्योंकि अब ये पर्यावरण के नाम पर कि एजेंडा तो शुरू हो जाता है लेकिन वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, जो आजकल फिर चर्चा में है क्योंकि वहां पर कहीं से ज़मीन धंस रही है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, समाचारों में, खबरों में देख रहे होंगे, कुछ पुष्ट खबरें हैं, कुछ अपुष्ट खबरें हैं। जिसको जिस तरह से बेहतर लग रहा है वो उस तरह से जोशीमठ की कहानी कह रहा है। त्रासदी है जो जोशीमठ के लोग ही जानते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग जानते हैं। एक सभ्यता के विस्थापन की पूरी बात आ रही है। लेकिन इस बीच इतना जरूर है कि कुछ लोगों को मौका मिल गया है जोशीमठ के बहाने अपने एजेंडा को आगे रखने का। इसमें कम्युनिस्ट तो हैं ही, कम्युनिस्ट भी आजकल हिंदू बनने हुए हैं। इसमें पर्यावरणविद भी हैं, इसमें कुछ हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू वो लोग भी शामिल हो गए, जो कि आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग में दरार आने की बात कर रहे हैं, जो कि आज ही फेक न्यूज़ भी साबित हो गई है। और ये किसी ने देहरादून में बैठे हुए पर्यावरणविद ने उसको फेक न्यूज़ साबित नहीं किया है, खुद उसी मंदिर के पुजारी ने उसको फेक न्यूज़ साबित किया। उन्होंने फैक्ट चेक किया है कि इस शिवलिंग में दरार नहीं है। जोशीमठ में हम इस क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या होने वाला है, कुछ या चर्चा क्या हो रही है, हम उस पर आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रॉनिक डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी टर्म्स लोगों ने सीख लिए हैं, मतलब घर गाँव के लोगों को भी सिखा दी है। जब हर साल ये एनवायरमेंटलिस्ट ये निकल के क्यों आते हैं? जब हर साल जोशीमठ में ये सब हो रहा था, उस टाइम इन लोगों ने जोशीमठ क्यों छोड़ा? ये उसी वहीं पे डटे क्यों नहीं रहे? ये अचानक से फिर क्यों एक्टिव हो जाता है? इस बार सबसे बड़ी इनके जो एक्टिविस्ट लोगों के फेवर में जो बात गई है वो ये है कि जोशीमठ अब वाकई में त्रासदी के कगार पर खड़ा है। लेकिन क्या जोशीमठ ही त्रासदी के कगार पर खड़ा है? क्या उत्तराखंड या जो हिमालय है, जो कि अभी तैयार हो रहा है, हिमालय जो मैं भूगोल की भाषा कह रहा हूँ, अभी हिमालय अभी नया नया पहाड़ है, वो कहीं से भी दरक रहा है। तो पर्यावरणविद जो है मेरे गांव के पास जो खाला कभी भी दरक जाता है, मेरे गांव को बचाने क्यों नहीं आते हैं भाई? उत्तराखंड में तो ऐसी सैकड़ों जगह पड़ी हुई हैं, उनको बचाने पहले जाओ। ठीक है, जोशीमठ का अब सरकार देख लेगी, पीएमओ ने भी हाई लेवल कमेटी बिठाई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर जा रखी है। ठीक है, जोशीमठ को भूल जाओ, सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है। मेरे गांव जाओ ना भाई, वहाँ पहाड़ दरक रहा है, मेरे गांव को कहीं विस्थापित करने की मांग करो। ऐसे ही यहाँ पर नैनीताल के बारे में भविष्यवाणी, अगर साइंटिस्ट लोगों की बात करें, हर कोई आजकल मैं देख रहा हूँ साइंटिस्ट को कोट कर रहा है, कोई भूगर्भ विज्ञानी, कोई अलाना विज्ञानी, कोई फलाना विज्ञानी। तो भाई इन लोगों को कोट करने के लिए मेरे गाँव ले जाओ, उत्तराखंड के ऐसे ही किसी दूसरे गांव ले जाओ, उनसे पूछो भाई कि इस गांव के लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाए, क्योंकि हिमालय तो वहाँ भी दरक रहा है। तो समस्या एक्टिविज्म की है। मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलनी पड़ रही है ये बातें, क्योंकि अब ये पर्यावरण के नाम पर कि एजेंडा तो शुरू हो जाता है लेकिन वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है। इस बार पर्यावरणविद हमारे सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत सफल हुए हैं जोशीमठ की त्रासदी के बहाने। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका दर्द तो बिल्कुल है, अपनी जगह को छोड़ करके फिर वहाँ पर विस्थापित होना, या वो मिलता भी है नहीं मिलता है आश्वासन, सरकारी कोई भी सरकार होती है वो देती नहीं देती, लेकिन उस पूरे विस्थापन को, क्योंकि वो एक जब ट्रांसफ़र हो रही होती है तो पूरी एक संस्कृति, एक सभ्यता ट्रांसफ़र हो रही थी। हमने उत्तराखंड में ही रहते टिहरी डैम जैसी विशाल विरासत को बांध में तब्दील होते हुए देखा है, तो हम जानते हैं कि जोशीमठ का दर्द कितना विस्तृत हो सकता है, वो त्रासदी कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन पर्यावरणविदों के काम ये त्रासदी जो वर्तमान में जोशीमठ में चल रहा है ये पूरी तरह से आ गया है। कुछ लोग तो अभी ट्वीट भी कर रहे हैं, जो हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू, मैं रिपीट करूँगा और बार बार इस लाइन को रिपीट करने वाला हूँ कि जो कुछ एक वर्ग है हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू होने का, वो यहाँ तक लिख रहा है कि हिमालय के लोग आदिवासियों जैसा जीवन जिए। व्यंजना में कह लीजिए आप, जिस तरह से भी, क्योंकि कल ही मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें दलील दी जा रही थी कि
जब सुनामी आई थी तो जो आदिवासी लोग थे वो सुरक्षित रह गए, लेकिन जिन लोगों ने घर बनाए हुए थे उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। मतलब लॉजिक अपनी हदें सारी पार कर चुका है। हम ये भी नहीं, उसकी तुलना भी नहीं कर सकते कि किस लॉजिक की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तपस्वी हो चुके हैं आजकल, वरना हम यही कह देते ये तो राहुल गांधी के स्तर की बात हो रही है। तो इस तरह के मतलब हिमालय के लोग क्या करें, सल्फास खा लें क्या, मतलब जान दे दें, नस नुस काट लें क्या हिमालय के लोग? मतलब उनको नहीं जीना है। हिमालय का संरक्षण उत्तराखंड जैसी जगह पर रहने वाले लोग, ये हैशटैग डेवलपमेंट से ये बात उपजी हुई है कि वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, वहाँ पे रोड क्यों बनाते हैं, वहाँ पे चार धाम क्यों बनाते हैं। क्यों भाई, हम लोग पैदल अपने स्कूल जाएंगे 8-8 किलोमीटर, हमारे अस्पताल नहीं है, हम अस्पताल जाने के लिए हमको रोड चाहिए होती है, स्कूल जाने के लिए रोड चाहिए होती है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें रोड चाहिए होती हैं। पिछले 2014-15 से खासकर चार धाम रोड के बारे में भी आजकल पिछले कुछ सालों से अच्छा खासा नैरेटिव चल रहा है। ये तो मेरे जैसे लोग जानते हैं ना कि जिन तीर्थ स्थल जाने के लिए हमारे वृद्ध, हमारे बुजुर्ग लोग, घर गांव के लोग इस तरह से घर से विदा लेते थे कि वो शायद ही वापस कभी लौट पाएंगे, उन लोगों को जब ऐसी सड़कें मिल रही तो इसमें समस्या क्यों है? मतलब उत्तराखंड को इतना सुरक्षित रखा जाए कि जिस दिन तुम अपना उत्तराखंड टूरिज्म के लिए, वीकेंड के लिए पार्टी करने को यहाँ पे आओ, अपना बॉनफायर करने के लिए आओ, उस दिन उत्तराखंड वाले तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दें, वहाँ तुम बेबी को बेस है पसंद है, बेबी को बेस पसंद है वाले गाने चलाओ, वीकेंड पे अपना डांस डूंस करो, उसके बाद निकल जाओ मेट्रो सिटीज़ में। इन पर्यावरणविदों का मतलब सबसे बड़ा नंगापन ये है कि ये इनमें से कोई भी उत्तराखंड की उन पहाड़ों में नहीं बैठा हुआ है, किसी भी पहाड़ी जगह पर ये लोग नहीं बैठे। ये मेट्रो सिटीज़ में बैठ करके जो ट्विटर का नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं ना, पर्यावरण के बारे में ज्ञान देने वाले लोग, ये सबसे बड़ा स्कैम है। आपको पता ही नहीं कि उन पहाड़ों की त्रासदी वास्तव में क्या है, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए। अगर रोजगार, पलायन तो उत्तराखंड वाले जानते हैं। ये अपील तो मेरी उत्तराखंड वालों से कि हर दूसरे दिन, आपकी तो कविताएं भी हर दूसरी पलायन पे होती हैं, तो फिर जब हमें एक चीज़ चाहिए होती है तो फिर हम दूसरी चीज़ को हम किन लोगों के साथ मिल करके हम उस फ्लो में बह रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के, चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर खूब एजेंडा चलाया जाता है। मतलब उत्तराखंड के लोग ये करें कि अब आदिवासियों की तरह रहना शुरू कर दें, केले के पत्ते पहन करके वो लोग रहें कि हाँ भाई जिस दिन ये टूरिस्ट लोग आएंगे, ये ज्ञानी लोग जिस दिन आएंगे, हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू जिस दिन आएंगे। क्यों भाई, जो उत्तराखंड ये जो हिमालय में रह रहे हैं, ये जो हिमालय के हमदर्द ये बताएं कि जो उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं ये हिंदू नहीं है क्या? मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरी लाइफ की नहीं पड़ी है, तुम्हें उस विकास की पड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरी लाइफ आसान होती है। मतलब तुम्हें हिंदुत्व तो बचाना है लेकिन हिंदू को नहीं बचाना है, यही तो इसका मकसद हो गया। मतलब मैं केले के पत्ते पहन करके रहूं, ठीक है, जिस दिन तुम लोग पार्टी करने के लिए आओ उस दिन मैं तुम्हारे आगे बिछ जाऊं, ताकि तुमको भी अच्छा लगे कि देखो हिमालय की हमदर्दों को अच्छा लगे कि हाँ हिमालय हमारे सुरक्षित है, हमने अपना पार्टी वार्टी कर लिया है, अब यहाँ से निकल लो। अब मेरी एक स्थानीय लोगों से अपील है, उत्तराखंड के लोगों से अपील, जो जोशीमठ का जो दर्द है, यहाँ पे जब सड़कें हैं तब हमारा टूरिज्म बेहतर हुआ है, तब हमारे आर्थिकी के संसाधन बढ़े हैं। आप उदाहरण ले लीजिए कि उन्हीं तीर्थ स्थानों में, उन्हीं यात्रा रूट पर पहले क्या आम जनजीवन था और अब क्या है। अगर मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करूं तो केदारनाथ हो गया, हमारे जो रूट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। हमारे काफ़ी सारे ज्ञानियों का, हिमालय के हमदर्दों का, हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं का, कम्युनिस्टों का, पर्यावरणविदों का मानना है कि उत्तराखंड में अगर टूरिज्म और विकास के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएं तो हमारा हिंदुत्व तो बचा रहेगा। मतलब हिंदुओं को ही अगर सुविधा न दी जाए तो हिंदुत्व तो सुरक्षित रहेगा, हिमालय के हिंदुओं को। तो कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से हर साल 7,500 करोड़ की कमाई होती है। साल 2022 की चार धाम यात्रा में घोड़े और खच्चर वालों ने ही 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली। राज्य में साल 2022 में 40 लाख से अधिक लोगों ने चार धाम यात्रा में भाग लिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने केदारनाथ में 43 लाख से ज़्यादा की कमाई सिर्फ प्रसाद के माध्यम से अर्जित की। वहीं सरकार को इससे बड़े स्तर पर राजस्व मिलता है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस यात्रा के दौरान 40 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। जो भी लोग हिंदू धर्म को आधार बनाकर इन इलाकों को अलग करना चाहते हैं उनके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि जिन जिलों में यह चार धाम पड़ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी और चमोली,
यह जिले उत्तराखंड के सभी जिलों में काफ़ी कम प्रति व्यक्ति कमाई वाले जिले हैं, क्योंकि यह इलाके दूर दराज के हैं और टूरिज्म के अलावा कोई भी अन्य कमाई का साधन इन जगहों पर नहीं है। उत्तराखंड में पलायन का अध्ययन करने के लिए बनाई गई समिति की साल 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरकाशी की प्रति व्यक्ति औसत कमाई मात्र 89,190 रुपये है और रुद्रप्रयाग में प्रति व्यक्ति कमाई 83,521 रुपये है। ऐसे में कोई नए विकास के प्रोजेक्ट ना होने से इन इलाकों में रहने वाले लोग अपने आप ही पलायन को मजबूर हो जाएंगे। ये फैक्ट्स और आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से इन क्षेत्रों में सड़कों और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, तभी से इन जिलों में आय का स्तर यहाँ तक भी पहुँचा है, वरना साल 2012 में उत्तरकाशी की प्रति व्यक्ति औसत कमाई मात्र 42,000 रुपये हुआ करती थी। इसी तरह रुद्रप्रयाग की भी 47,459 रुपये हुआ करती थी। अब इन पहाड़ी जिलों की तुलना अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करें, जो कि मैदानों में बसी हुई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यावरणविद और ढपलीबाज पाए जाते हैं, तो वहाँ की प्रति व्यक्ति कमाई क्या है। एक्टिविज़्म की ढपली बजाने वाले जो कि 4 दिन ढपली बजाकर देहरादून वापस लौट जाते हैं, उस देहरादून की औसत प्रति व्यक्ति कमाई 2.15 लाख रुपए से भी अधिक है। मतलब पहाड़ वाले कमाए तो समस्या है, देहरादून बैठा ढपलीबाज कमाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। गढ़वाल और कुमाऊं के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग अगर लोगों के आने के खिलाफ हो जाएं, जैसा कि एक्टिविस्ट चाहते हैं, जैसा कि वो चाहते हैं कि पहाड़वाद विकसित किया जाए, हिमालयवाद विकसित किया जाए, मतलब तारबाड़ कर दो ना यार अपनी बाउंड्रीज पे, तुम कहीं जाओ ना दूसरों को आने दो, यही होना भी चाहिए तुम्हारे अनुसार। अगर उन लोगों की तरह करना चाहें जैसे कि ये एक्टिविस्ट लोग चाहते हैं, तो उन्हें आज या कल दिल्ली या देहरादून की तरफ भागना पड़ेगा। पहले ही राज्य में पलायन के चक्कर में हज़ारों गाँव घोस्ट विलेज बन चुके हैं। ये आप इन्हीं लोगों से हर दूसरे दिन सुनते होंगे जो आज के टाइम विकास और डेवलपमेंट जैसे हैशटैग के माध्यम से खुद को रिलेवेंट बनाए हुए हैं। तो वही लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमारे गांव घोस्ट हो रहे हैं, नहीं जी ये कर दो, वो कर दो, अलाना कर दो, फलाना कर दो, लाहौर कर दो, लहसुन कर दो। ये एक्टिविस्ट वही लोग हैं जो आज जोशीमठ में कह रहे हैं कि विकास क्यों कर रहे हो, रोड क्यों बना रहे हो। मतलब तुम्हारा ऑड इवन चलता रहता है एक्टिविज़म के नाम पर। राज्य में टूरिज्म के अतिरिक्त अगर कोई और सेक्टर पोटेंशियल दे सकता है तो वो है हाइड्रो पावर। इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जोशीमठ में भी इस टाइम सबसे ज़्यादा निशाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ही बनाया जा रहा है। जोशीमठ में जिस एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है वह 520 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। राज्य के निर्माण से पहले दिन से ही उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास रहा है कि प्रदेश को बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट बनाना है। हाल ही की कुछ खबरों के अनुसार उत्तराखंड के कई हिस्सों में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कटौती हो रही है। तो अगर सरप्लस ना सही तो कम से कम खुद के लिए तो बिजली का उत्पादन किया ही जा सकता है। ये कुछ फैक्ट्स थे उन लोगों के लिए जिन्हें कि फैक्ट्स पे बात करना पसंद है। अब हम बात करते हैं हिमालय के हमदर्दों की और हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं की। मेरी सबसे बड़ी समस्या इन्हीं लोगों से है। रही बात मतलब अभी देखो मैं बात कर रहा था कि उत्तराखंड में क्या सिर्फ जोशीमठ दरक रहा है, ऐसा नहीं है। भटवाड़ी से लेकर के गैरसैंण, नैनीताल, कई सारी ऐसी जगह हैं जो दरक रही हैं। लेकिन क्या आप इनके बारे में समाचार में कहीं पे देखते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं? क्या कोई पर्यावरणविद उन जगहों के बारे में कंसर्न है आज की डेट पर? बिल्कुल भी नहीं है। तो समस्या कहाँ से है? जोशीमठ, थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। 11वीं सदी, हम सन 1000 की बात करें अगर, तो वहाँ पर जो उस टाइम राजा थे नरसिंह देव, अगर जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी न होती तो वो अपनी राजधानी वहाँ से बैजनाथ शिफ्ट ना कर दे, जिससे कि आज के टाइम पे बागेश्वर कहा जाता है। हमारी जनश्रुतियाँ हैं, कई ऐसी कहानियाँ। उत्तराखंड का तो इतिहास, इसका दुर्भाग्य कही है, यहाँ की एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास ट्रांसफ़र होता है जनश्रुतियों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, और वही इतिहास यहाँ का प्रमाणिक भी माना जाता है कई हद तक। तो जनश्रुतियाँ तो ऐसी हैं कि जो आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि नर नारायण पर्वत हैं या नरसिंह मंदिर है, ये अपने आप अपनी हकीकत बयां करेंगे और भविष्य में जोशीमठ को तबाह होना पड़ेगा। या जो ये रूट है बद्रीनाथ का जो रूट है, क्योंकि ये भूस्खलन से पीड़ित एक इलाके में तैयार हुई सभ्यता है, वहाँ पर भविष्य में निर्माण हुआ। एक तरह से मिट्टी के ढेर पे बसा हुआ शहर जोशीमठ है और इसे आज नहीं तो कल इस स्थिति को प्राप्त होना ही था। सवाल ये है कि जब हमें इतनी सारी चीज़ें पता हैं, जब हम इतने सारे फैक्ट्स जानते हैं, हमारे बीच में तो इतिहासकार भी हैं, साइंटिस्ट की लोग बात करते हैं कि साइंटिस्ट तो ऐसे भी बता रहे हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। उन साइंटिस्ट को क्यों आप अपनी मतलब सुविधा और असुविधा के अनुसार कोट करते हैं?
अगर साइंटिस्ट लोग ये सब कुछ हैं तो साइंटिस्ट ये क्या ज़रूरी है कि मतलब अगर जो साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट बंद कर दो, विकास के काम बंद कर दो, रेलवे बंद कर दो, साइंटिस्ट की प्रामाणिकता तो हम पिछले कोरोना काल महामारी में देख चुके हैं। कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि कोरोना से तो आदमी अमर होने वाला है, दूसरा कह रहा है कि कोरोना से तो अब मानव सभ्यता ही खत्म होने वाली है। ये वही साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे जैसे पहले समाचार पत्रों में पीछे अजब गजब से ऐसे कॉर्नर आते थे ना, उनमें पहले दिन लिखते थे कि टमाटर खाने से इंसान हो जाएगा गंजा। वैज्ञानिक कौन नहीं कोई पता नहीं, लेकिन ऐसी खबरें छपा करती थी। दूसरे दिन उसी जगह पे बताया होता था कि टमाटर खाने से आदमी के शरीर पे इतने बाल आ जाते हैं कि वो भालू बन जाता है। ये वही साइंटिस्ट कहा करते थे। तो साइंटिस्ट लोगों का तो ये है। और कौन कहता है कि साइंटिस्ट का कोई एजेंडा नहीं हो सकता है? हमने तो कोविड में देखा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखी, जिसके जैसे WHO के भी जो मन आ रहा है वो कह रहा है। तो ये साइंटिस्ट कौन है जोशीमठ का भविष्य तय करने वाले? हमें आध्यात्म पर अगर बात करें, आध्यात्म की अगर हम बात करें तो आध्यात्म में हमारी सारी समस्याओं के हल तो बसे हुए हैं, लेकिन फिर हमें मानवीय हस्तक्षेप और विज्ञान को या फिर जो विकास है उसके तालमेल को देख करके उस तरह से काम करना होगा। लेकिन स्थानीय लोगों को अगर कोई गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करे कि तुम कपड़े पहनना बंद कर दो तो हिमालय बचा रहेगा, हमारे तीर्थ स्थल बचे रहेंगे, तुम पैदा होना बंद कर दो, तुम सेक्स करना बंद कर दो, है ना, मानव जाति बची रहेगी, यही सब होने वाला है भविष्य में। तो कम से कम उन लोगों को गिल्ट ट्रिप में ना डाला जाए। गिल्ट ट्रिप में डालना है तो उन लोगों को डालना चाहिए जो अतिक्रमण करते हैं प्रकृति के भीतर और अनावश्यक रूप से उसका दोहन करते हैं। जब हमें पता है भाई कि ये मिट्टी के ढेर पे बसा हुआ है जोशीमठ, आप मिश्रा कमेटी की दलीलें आप दे रहे हो, XYZ दलीलें आप दे रहे हो, 1075 किस्म की दलीलें आप लोग दे रहे हो, तो जब आपको पता है तो उन लोगों को जाकर के आपने क्यों नहीं बोला कि भाई तू यहाँ पे 5 मंजिला मकान मत बना, 5 मंजिला होटल यहाँ पे मत बना, तो 10 मंजिला होटल यहाँ पे मत बना। ये उन लोगों को स्वयं भी ये जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली कि वो ऐसी जगह पे निर्माण क्यों कर रहा है जो कई सालों से दरक ही रहा है। मेरी बात सुनने में कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये भी वास्तविकता है। हम लोगों की भी प्रकृति के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, इतना सबसे आसान काम जरूर हो सकता है कि हम हर चीज़ के लिए, कोई भी सरकार हो उसको जिम्मेदार ठहरा दें कि अगर ये सरकार न होती तो अरे सरकारें जहाँ अब सरकारें और विकास प्रोजेक्ट जहाँ विकास नहीं हो रहा है, क्या हिमालय वहाँ पे भूस्खलन नहीं हो रहा है? क्या जगहें वहाँ पर नहीं दरक रही हैं? वहाँ पे कौन सी सरकार है? युगांडा की सरकार है या लोसोटो की सरकार है? जोशीमठ से किनारे नज़र डाल के देखो, कहीं से भी दरक जाता है। जहाँ सड़कें नहीं खुदी हुई हैं, मैं 98 अपने गांव की बात करूँ तो 98 में हमारा पूरा गांव बैठ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। इतनी जगह भूस्खलन हुआ, इतनी जगह, तब तो मैंने कोई पर्यावरणविद नहीं देखा। तो ये सब ये एजेंडा ड्रिवन टॉपिक हैं। अभी इनका साथ देने के लिए एक हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं वाले पर्यावरणविदों का साथ देने के लिए, डबलीबाजों का, कम्युनिस्टों का, इनका साथ देने के लिए एक हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं की लॉबी, जो हिमालय के हमदर्द हैं, जो चाहते हैं कि हिमालय में रहने वाले हिंदू किसी भी तरह से रहें, लेकिन उनके लिए, उनके पिकनिक के लिए, उनके को जीना बंद कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ से बिल्कुल बाहर हैं। जोशीमठ है, जोशीमठ का कुछ न कुछ उपचार होना ही चाहिए। सरकार शायद ऐसे वादा कर भी रही हैं और कंसर्न भी है, अगर ऐसा होता है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रही है। वरना तो इसी उत्तराखंड में साल 2013 में लोग केदारनाथ आपदा में मर रहे थे, भाग रहे थे, और राहुल गांधी के या सोनिया गांधी के ट्रक, अनाज के ट्रक, उनकी कॉल का इंतज़ार या माल्यार्पण के या रिबन कटने का इंतज़ार कर रहे होते थे। तो हमें ये भी देखना होता है, हमें नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए समस्याओं को या फिर समाधान, दोनों चीज़ों को। सबसे जो बुरी चीज़ आज के टाइम पे जोशीमठ के सामने निकल के आई है, वो मैंने बताया, शिवलिंग को लेकर के भी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो धूर्तता है ना। मंदिर का पुजारी कह रहा है कि शिवलिंग में दरारें नहीं है, ये शिवलिंग, तो मैं मूर्ख हूँ क्या जो मैं यहाँ पर इसको शिवलिंग की रोज़ पूजा कर रहा हूँ? उन्होंने बताया कि स्फटिक का शिवलिंग है, उसमें ये क्लाउड्स बन जाते हैं जब लोग दूध और दही वहाँ पर चढ़ाते हैं। लेकिन ट्विटर पर कुछ हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू, मैं इतनी ही बार रिपीट करता जाऊँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें देखिए हिंदुत्व के नाम पे, तो उसको डिनाई करना सीखिए। इसलिए नहीं कि इससे आप कुछ कम हिंदू नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप कम से कम रीज़नेबल बात कह रहे होंगे। जोशीमठ का शिवलिंग का फिलहाल स्टेटस ये कि पुजारी जी ने, वहाँ के मंदिर के पुजारी ने खुद कहा है कि यहाँ पे जिस तरह से और जगह की ज़मीन धंस रही है, वैसे ही उस मंदिर की ज़मीन भी धंस रही है, लेकिन शिवलिंग सुरक्षित है, उसमें न दरारें हैं न क्रैक्स हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है, समाचार चैनलों में दावा किया जा रहा है। हैशटैग डेवलपमेंट कहने वाले जैसा, वो भी आजकल कम्युनिस्ट भी आजकल हिंदू बने हुए हैं।
जोशीमठ प्रकरण की सबसे हास्यास्पद बात यह कि कम्युनिस्ट हो गए, जिन्होंने बाप जन्म कभी अपने माँ बाप तक को तरफ तमीज़ से नहीं देखा होगा, उनको भी आजकल जोशीमठ में भगवान नज़र आ रहा है। देखते रहे द पैम्फलेट, जोशीमठ में आगे क्या होता है क्या नहीं, हम इसी अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में बात करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।